हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? होप्स तो अच्छे होते चल होगी। हाँ जी, आइए आज के लिए मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल से इंडिया 105 के 100% टीवाई के कवर कराऊंगा, साथ में 100% प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर कराऊंगा और साथ में कॉन्सेप्ट का रीजन भी कराऊंगा। अगर आप लोगों को इंडिया 105 के केवल और केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने तो मैं आपको बता दूं, इंडिया 105 के ना डिटेल रिवीजन वीडियो जिसमें मैंने 100% कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रखा है, ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इंडिया 105, जिसका नाम है नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अगर मैं इंडिया 105 की बात करूं तो इसे ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल और सेकंड आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। नॉन करंट असेट के अंदर आपका डिस्पोजल ग्रुप भी कवर है। डिस्पोजल ग्रुप का मतलब है जो ग्रुप ऑफ असेट है और उसके साथ जो एसेट लायबिलिटी है उन्हें हम एक सिंगल ट्रांजैक्शन के तहत सेल करेंगे, डिस्पोज करेंगे। डिस्पोजल ग्रुप में आपका सीजीयू हो सकता है, पार्ट ऑफ द सीजीयू हो सकता है, या आपका ग्रुप ऑफ सीजीयू हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमारे 10 शोरूम है, ठीक। हमने डिसाइड किया कि हम एक शोरूम को सेल करेंगे, हमने उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया। तो शोरूम के अंदर जितनी असेट है और जो उसके साथ लायबिलिटी एसोसिएट है, हम उसे क्या करेंगे, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के तहत डिस्पोज करेंगे, आपका सेल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लासिफाई करना पड़ेगा कि नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल है या नहीं है। उसके लिए हम दो कंडीशन चेक करते हैं। जिस डेट पे दो कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है उस डेट पे हम लोग क्या करते हैं, नॉन करंट असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देते हैं। पहली कंडीशन है, जो नॉन करंट असेट है या डिस्पोजल ग्रुप है वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल हो इन द प्रेजेंट कंडीशन। और सेकंड है, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। कहते हैं अगर एंटिटी का भी प्लान नहीं है असेट को डिस्पोज करने का, सेल करने का नियर फ्यूचर में, तो हम उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो असेट होती ना उसको सेल करने से पहले कुछ कस्टमरी प्रैक्टिस पूरी करनी पड़ती है। तो हम अगर कस्टमरी प्रैक्टिस पूरी करनी है तो भी उसे हम क्या करेंगे, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हमने क्या कर रखा है, एक बिल्डिंग रेंट पे दे रखी, ठीक। अब अगर हमने बिल्डिंग रेंट पे दे रखी तो सेल से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्डिंग को खाली कराना पड़ेगा। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में वो अवेलेबल फॉर सेल है तो हम उसे क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक। सेकंड क्या है, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। हम सेल को हाईली प्रोबेबल मान के चलेंगे अगर 5 कंडीशन क्वालिफाई होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है वो कमिट कर चुका है, असेट को सेल करने का प्लान कर चुका, ठीक। सेकंड, एक्टिव प्रोग्राम चलाया है बायर को ट्रेस करने का, ठीक। थर्ड, जो हम लोग प्राइस चार्ज कर रहे हैं असेट के अगेंस्ट वो आपका अप्रोक्सीमेटली फेयर वैल्यू के बराबर है। फोर्थ, जो नॉन करंट असेट को हम हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे हैं उसे हम सेल कर देंगे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लासिफिकेशन। और फिफ्थ, जो भी आपके ये कंडीशन है इसमें हम कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करने वाले, इस प्लान को विड्रॉ नहीं करने वाले, वो आपका अनलाइकली है। अगर नॉन करंट असेट को हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस डेट पे हम उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे उस डेट पे हम उसे मेजर करेंगे लोअर ऑफ टू ए कैरिंग अमाउंट, और सेकंड आपका आएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, ठीक। जिस डेट पे हम नॉन करंट असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे उस डेट पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर डिस्पोजल ग्रुप है और उसके साथ कोई लायबिलिटी एसोसिएट है तो उसके हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट को कंटिन्यू रिकॉर्ड करना रखेंगे, ठीक। सब्सिक्वेंटली हम नॉन करंट असेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल पे, ठीक। और अगर मान लो वैल्यू में गिरावट आती है तो उसे एज ए इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लेंगे, और अगर वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस की रिकवरी मान लेंगे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू वहां तक बढ़ा सकते हैं जहां तक हमने क्या कर रखा है, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रखा है। डिस्पोजल ग्रुप के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी एसेट होती है जिसके ऊपर इंपेयरमेंट का इंडेस अप्लाई नहीं होता, जैसे आपका इन्वेंट्री होगी, ठीक, आपके ट्रेड रिसीवेबल हो गए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उन एसेट को मेजर करेंगे आपका रिस्पेक्टिव इंडेस के अकॉर्डिंग। एक बात और, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर लिया 28 फरवरी आपका 25 को, और जो अकाउंट अप्रूव हो रहे हैं वो अपने हो रहे हैं मान लो 31 जुलाई 25 को। हमने यहाँ पे क्या किया, प्लान चेंज कर लिया। अगर हमने प्लान चेंज कर लिया तो ये अपना नॉन एडजस्टेबल इवेंट माना जाएगा, हम नोट्स को डिस्क्लोज कर देंगे। 31 मार्च को उसे क्या करेंगे, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई ही रखेंगे। या वाइस वर्सा, हमने क्या किया, यहाँ पे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं किया, क्लासिफाई किया हमने कब, आपका अप्रैल में जाके, तो क्या हम इसे एडजस्टेबल इवेंट मानेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, अगले साल से हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे। नोट्स को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। मींस अगर बैलेंस शीट डेट के बाद और अप्रूवल डेट से पहले कोई भी चेंज होता है तो हम उसे नॉन एडजस्टेबल इवेंट मान के चलेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं टीवाई के 1 से, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 28 फरवरी X1 एंटिटी X बिकम कमिटेड टू ए प्लान टू सेल ए प्रॉपर्टी।
हाउएवर इट प्लान सर्टेन रिनोवेशन टू इंक्रीज इट्स वैल्यू प्रायर टू सेलिंग इट। अब ये देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिनोवेशन के खर्चे करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, द रिनोवेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, दैट इज 2 मंथ। कमेंट वेदर द प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट द रिपोर्टिंग डेट। नहीं, ये क्लासिफाई होगा आपका 30 अप्रैल को, और ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। मैं एक काम और करता हूं, आपको ना अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन की कुछ और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं एक बिल्डिंग को बेचना चाहता हूं, ठीक है। अब मेरे को पता है ये जो बिल्डिंग है, अगर मैं इसे रिनोवेट कराऊंगा तो मेरे को पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन मेरी इंटेंशन है उसे एज इट इज बेचने की। तो क्या मैं उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दूंगा? आंसर इज यस, क्योंकि रिनोवेशन से पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन मैं उसे रिनोवेट करा के बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर मान लो मैं उसे रिनोवेट करा के बेचना चाहता हूं, तो उसके में फिर क्या होगा, जब रिनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा तब उस डेट पे हम क्या करेंगे, उसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम उसे रिनोवेट करके बेचना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल को सर रिनोवेशन कंप्लीट होगा, तो वो आपका अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन 30 अप्रैल को होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, नोट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ऑन रिपोर्टिंग डेट, और ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। 30 अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे, हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे। हालांकि नोट्स अकाउंट में हम 31 मार्च को इसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए 30 अप्रैल को क्राइटेरिया पूरा हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 का एक बार आप आंसर कंप्लीटली रीड कर लेना, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूं, आंसर रीड ही करा देता हूं, 1 मिनट लगेगी मुश्किल से ना। द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एट द बैलेंस डेट एज इट इज नॉट available for sale immediately in the present condition. Although the renovation are expected to be completed within a short span of 2 months, this fact is not relevant for classification. The delay in timing of the transfer of the property imposed by the entity X demonstrate that the property is not available for immediate sale. ठीक, आइए क्वेश्चन सेकंड। on 1st March X1 entity R decide to sell one of its factory. ठीक है जी, an agent is appointed and the factory is actively marketed. As on 31st March X1, it is expected that the factory will be sold by 28 February X2. Within 1 year आपका सेल हो जाएगी। ठीक, however in May X1, the market price of the factory deteriorated. मार्केट में प्राइस गिर गया फैक्ट्री का। Entity R believed that the market would recover and thus did not reduce the price of the factory. The company account are authorized for issue on 26 June. क्या हम इसे क्लासिफाई करेंगे 31 मार्च को? बिल्कुल 31 मार्च को, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो सारी क्वालिफाई हो रही है। आपका इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल है इन द प्रेजेंट कंडीशन, और सेकंड क्या है, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, विद इन 1 ईयर आपका सेल हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करेंगे 31 मार्च को। ये देखिए नॉन एडजस्टेबल इवेंट है। ठीक, क्वेश्चन 3, देखिए क्या होता है। जैसे मान लो हम एक ग्रुप को डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ना आपका 5 असेट है, ए पीपी है, बी पीपी ये 1 है, ये 2 है। बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। ये ट्रेड रिसीवेबल है, ये आपका इन्वेंट्री है, और ये मान लो आपका ट्रेड पेबल है। ठीक, इसका कैरिंग अमाउंट 1000 है, इसका कैरिंग अमाउंट 2000 है, इसका कैरिंग अमाउंट 500 है, इसका कैरिंग अमाउंट 300 है, इसका कैरिंग अमाउंट 100 है। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितने से आ गया सर? 1000 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 300 माइनस 100, 3700। फिर लेस कॉस्ट टू सेल, आपका कॉस्ट टू डिस्पोजल मान लो 3000 है, तो 700 का क्या आएगा, इंपेयरमेंट लॉस आएगा। अब अगर आप देखें जो ट्रेड रिसीवेबल है इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग है, इन्वेंट्री आपका इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग है, तो इनके ऊपर इंपेयरमेंट का इंडेक्स अप्लाई नहीं होता। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हमने डिटरमाइन किया होगा, ये डिटरमाइन किया होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडेक्स, और ये जो इंपेयरमेंट लॉसेस है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों असेट के कैरिंग अमाउंट के रेशो में एलोकेट कर देंगे। ठीक, एक बात और, जिस डेट पे हम नॉन करंट असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं, उस डेट से हम डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर देते हैं, और उस डेट पे हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव इंडेक्स। ठीक, हाँ, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका कम आ रहा है तो हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा आ रहा है तो कैरिंग अमाउंट पे उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ बातें मैंने आपको पहले बताई थी, मैंने दोबारा रिपीट कर दी है। क्वेश्चन 3, ऑन 1st June X1 एंटिटी X प्लान टू सेल ए ग्रुप ऑफ असेट एंड लायबिलिटी विच इज क्लासिफाइड एज ए डिस्पोजल ग्रुप। ठीक है जी। ऑन 31st July X1
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव एंड बिकम committed to the plan to sell the manufacturing unit by entering into a firm purchase committed with entity Y. However, since the manufacturing unit is regulated, the approval from the regulator is needed for sale. The approval from the regulator is customary. अगर customary practice हमें कोई follow करनी तो उसके इसमें हम उसे consider फिर नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31 जुलाई को held for sale classify कर लेंगे, and highly probable to be received by 30th November, and the sale is expected to be completed by 31st March X2. तो 31 जुलाई को सर आपका इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल है डिस्पोजल ग्रुप, और सेकंड आपका सेल मस्ट भी हाईली प्रोबेबल है, क्योंकि जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है उसने उसे अप्रूव कर दिया है, बायर वो ढूंढ रहे हैं, 1 साल के अंदर सेल हो जाएगी, ठीक। एंटिटी एक्स फॉलो दिसंबर ईयर एंड। द सेट एंड लायबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर एज अंडर, ये आपका कैरिंग अमाउंट आ गया, ये आपका कैरिंग अमाउंट आ गया 31 जुलाई को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैरिंग अमाउंट का कंपेरिजन करेंगे फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल के साथ, ठीक। The fair value of the manufacturing unit as on 31st December X0 is 2000 and 31st July X1 is 1850, ठीक है जी। The cost to sell is 100 on both these dates, तो अपना इस डेट पे 1750 के आ गया fair value less cost to sell, ठीक। The disposal group is not sold at the period एंड 31 दिसंबर X1, ठीक है जी। इस डेट पे अभी तक आपका डिस्पोजल ग्रुप सेल नहीं हुआ है, तो हम लोग सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक। और अगर अमाउंट कम आ गया तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, अमाउंट ज्यादा आ गया तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, लेकिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस मैक्सिमम कहां तक आएगा, जितना हमने इनिशियली इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रखा है, मतलब टोटल इंपेयरमेंट लॉस आज तक का रिकॉर्ड कर रखा है, उससे ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं कर पाएंगे, ठीक। द फेयर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर X1 इज लोअर देन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द डिस्पोजल ग्रुप एज ऑन दैट डेट। उसने ये बताया हमें कि 31 दिसंबर को, हालांकि हमें अमाउंट नहीं दिए, लेकिन ये बता दिया कि 31 दिसंबर को क्या स्टेटस है। स्टेटस ये है कि जो फेयर वैल्यू है वो आपका कम है कैरिंग अमाउंट से, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक। रिक्वायर्ड असेस वेदर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल एंड रीजन देयरफॉर इफ यस एट विच डेट, सर 31 जुलाई X1, रीजन वगैरह सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप रीड कर लेना, ठीक। मेजर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे इसे, सॉरी हम कैसे मेजर करेंगे, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1750 पे, ठीक। अब यहाँ पे 1750 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस कितने से आ गया, सर 2600 माइनस आपका 1750 850 का। अब ये इंपेयरमेंट लॉस किस किस में जाएगा, गुडविल, सबसे पहले हम इंपेयरमेंट लॉस गुडविल के साथ एडजस्ट करेंगे, और एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर गुडविल इंपेयर्ड हो जाती है तो उसका हम कभी रिवर्सल नहीं करते, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी पे इंपेयरमेंट लॉस अप्लाई होगा, बिल्डिंग पे इंपेयरमेंट लॉस अप्लाई होगा, डेटर, इन्वेंट्री, क्रेडिटर, लोन पे इंपेयरमेंट लॉस अप्लाई नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका रिमेनिंग इंपेयरमेंट लॉस कितने से आ गया, 350 से। तो 350 का इंपेयरमेंट लॉस हम क्या करेंगे, इन दोनों के कैरिंग अमाउंट के रेशो में एलोकेट कर देंगे, ठीक। 350 डिवाइड बाई 2750 इंटू 900, इस पे इंपेयरमेंट लॉस आएगा आपका 114.54 है, मैं राउंडिंग ऑफ करके लिख रहा हूं, ठीक। ये आएगा आपका 235। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 785, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 1615, 1050, 400, 250 और आपका 1850, ठीक। ये देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। मेजर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे उसने हमें ये बता दिया कि जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो आपका कम है कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन में, बट कितना कम है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देंगे कि हम इसे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और फर्दर जो इंपेयरमेंट लॉस होगा वो जैसे हमने इंपेयरमेंट लॉस पहले लोकेट किया, मतलब इसकी कैरिंग रेशो के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, इंपेयरमेंट लॉस को इन दोनों में रिकॉर्ड कर लेंगे इस रेशो में, ठीक। चले जी सर, आइए प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग में, क्योंकि बाकी में जो भी आपका अमाउंट आएगा वो रिस्पेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग आएगा, हम उनमें इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन। कैरिंग अमाउंट आपको 31 मार्च X1 का दे दिया, 15 सितंबर को एंटिटी ए डिसाइड टू सेल द बिजनेस, इट नोटेड दैट द बिजनेस मीट द कंडीशन ऑफ डिस्पोजल ग्रुप classified as held for sale on that date in accordance with Ind AS 105, ठीक है जी।
However, it does not meet the condition to be classified as discontinued operation in accordance with that standard. The disposal group is stated at the following amount immediately prior to the reclassification as held for sale. अच्छा, ये कैरिंग अमाउंट हमें दे दिया उस डेट पे, जिस डेट पे हमने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया 15 सितंबर को। एट्रीब्यूटेड गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट एफईटी ओसीआई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी प्रोविजन है। तो यहाँ पे अगर मैं इंपेयरमेंट लॉस की बात करूँ तो इंपेयरमेंट लॉस अगर आता तो हम किस किस के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे? गुडविल के अगेंस्ट, इंटेंजिबल एसेट के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट। ठीक, एंटिटी ए प्रपोज टू सेल द डिस्पोजल ग्रुप एट ₹19 लाख। ठीक है जी। इट एस्टिमेट दैट द कॉस्ट टू सेल विल बी 70,000. The cost consists of professional fee to be paid at to external lawyer and accountant. तो इसका मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से आ गया? यहाँ पे 1830 से आ गया इस डेट पे 15 सितंबर को। ठीक, एट 31 मार्च X2, अब हम ईयर एंड पे बढ़ गए हैं। There has been no change to plan to sell the disposal group and entity A still expect to sell within 1 year of the initial classification. ठीक है जी। Mr. X, an accountant of entity A, remeasure the following asset and liability in accordance with the respective standard as on 31 March X2. अब ये क्वेश्चन जो है अपना उसी साल के ईयर एंड पे आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करें तो सिर्फ उसने बोल दिया था कि फेयर वैल्यू कम है, लेकिन अमाउंट नहीं दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन ने क्या किया, हमें अमाउंट दे दिए। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट का अमाउंट दे दिया, डेफर्ड टैक्स एसेट का अमाउंट दे दिया, करंट एसेट का अमाउंट दे दिया, करंट लायबिलिटी का अमाउंट दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी प्रोविजन का अमाउंट दे दिया। ठीक है, द डिस्पोजल ग्रुप हैज नॉट बीन ट्रेडिंग वेल एंड इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से? आपका 16,50,000 से। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट एंड लायबिलिटी विद इन द डिस्पोजल ग्रुप एज ऑन द फॉलोइंग डेट इन अकॉर्डेंस विद इंड 105 15 सितंबर 31 मार्च X2। आइए पहले बात करते हैं 15 सितंबर की। देखिए 15 सितंबर को अगर हम बात करें तो अपना कैरिंग अमाउंट है 2160 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका 1830। तो इंपेयरमेंट लॉस कितने से आ गया? 330 से। अब इसी इंपेयरमेंट लॉस को हम लोग क्या करेंगे? इन एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले किसको उड़ाएंगे? गुडविल को। नहीं, बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस कितने से आ गया सर? 130 से। कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर देंगे इंटेंजिबल एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 930 प्लस आपका 1020 1950 आ गया। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को हम क्या करेंगे? 1950 के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे किस रेशियो में? 930 और 1020 की रेशियो में। अमंग आपका इंटेंजिबल एसेट और पीपी 130 डिवाइड बाय 1950 इंटू 330। ये अमाउंट आ गया आपका, एक सेकेंड, 130 डिवाइड बाई 1950 इंटू आपका 930। ये अमाउंट आ गया आपका 62। और ये अमाउंट आ गया आपका 68। तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 930 माइनस 62, 868, 360। ये अमाउंट आपका आएगा 1020 माइनस 68, 952, 250, 520, 870, 250 और ये अमाउंट आपका 1830 आ जाएगा। एक बार टोटल भी कर लेते हैं। 868 प्लस 360 प्लस 952 प्लस 250 प्लस 520 माइनस 870 माइनस आपका 250, बिल्कुल टैली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च X2 को उसने ना हमें जो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करके दिया, बाकी एसेट का दे दिया, बाकी लायबिलिटी का दे दिया, इन दोनों का कैरिंग अमाउंट नहीं कैलकुलेट किया। तो इनका कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? डेप्रिसिएशन लगना इनके ऊपर बंद हो जाएगा, इनका कैरिंग अमाउंट सेम आ जाएगा। ठीक है जी सर। अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर फर्दर इंपेयरमेंट लॉस आता है तो फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से सर? 1650 से। और अदर देन दीज टू असेट, अदर देन दीज आपका टू असेट कैरिंग अमाउंट कितने से है सर? इसके अलावा कैरिंग अमाउंट अगर देखें हम तो 410 प्लस आपका 230
प्लस आपका 400 माइनस आपका 900 माइनस 250, 110 आपका नेगेटिव अमाउंट आ गया है। 110 क्या आ गया आपका नेगेटिव अमाउंट आ गया, ठीक। अच्छा, अब फाइनल अमाउंट मेरा ये आएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के हिसाब से मैं इसे क्या करूंगा, सब्सिक्वेंटली मेजर करूंगा। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि क्या इंपेयरमेंट लॉस फर्दर हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस की रिकवरी हुई है। अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका मैं पहले कराऊंगा आपको, फिर सेकंड तरीका कराऊंगा, ठीक है। देखिए 1650 फाइनल अमाउंट आना है, क्योंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के हिसाब से वैल्यू करेंगे, ठीक है, सब्सिक्वेंटली। और 110 नेगेटिव है बाकी सेट लायबिलिटी का बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो अमाउंट किसका आ जाएगा, वो अमाउंट सर आ जाएगा आपका इंटेंजिबल असेट और पीपी का कंबाइंड। इंटेंजिबल असेट एंड पीपी का कंबाइंड अमाउंट कितने से आएगा सर 1650, और ये नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे 1760 आ गया। आप ऐसे कैलकुलेट करके देख लो, ठीक। अब इन दोनों का जो कैरिंग अमाउंट था ऑन द रेट ऑफ व्हेन डिस्पोजल ग्रुप एज हेल्ड फॉर सेल, मतलब क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, वो कैरिंग अमाउंट कितने से था 868 प्लस आपका 952, ये अमाउंट था अपना 1820 से, और ये अमाउंट अब कितना हो गया अपना 1760 से। तो इसका मतलब यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस कितने से सर, इंपेयरमेंट लॉस फर्दर 60 से, हम 60 का इंपेयरमेंट लॉस क्या करेंगे इस रेशो में एलोकेट कर देंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है 60 डिवाइड बाई 1820 इंटू 868, ये अमाउंट आ गया अपना 28.6 से, तो हम 29 रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और ये अमाउंट अपना आ गया 31। अब फाइनल अमाउंट कितने से आएगा, ये अमाउंट से एज इट इज आ जाएंगे सारे के सारे, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो आएगा 868 माइनस 29 839। आप प्लीज़ मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे सोल्व करें, कॉपी के अंदर सोल्व करें, ठीक है। 952 माइनस आपका आएगा 31 920। आइए एक बार मैं टिक करा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका 15 सितंबर का अमाउंट आ गए, ये देखिए बाकी अमाउंट आपके सेम आ गए। तरीका नंबर 2 क्या है, तरीका नंबर 2 ये है कि आप क्या करेंगे कैरिंग अमाउंट लिखेंगे 15 सितंबर के, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे रिवाइज कैरिंग अमाउंट लिखेंगे एक्सेप्ट इंटेंजिबल असेट और एक्सेप्ट आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये देखिए यहाँ पे आपके रिवाइज कैरिंग अमाउंट इसके हिसाब से आ जाएंगे जो हमें अमाउंट दे रखा है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इनका जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन वैल्यू के नाम से आ जाएगा। अब यहाँ पे 1830 एग्रीगेट अमाउंट है आपका 15 सितंबर को, ये एग्रीगेट अमाउंट है 1650, ये अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे, ये देखिए ये डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1830 माइनस 120 माइनस 1650, तो 60 का ये इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अब ये इंपेयरमेंट लॉस हम क्या करेंगे इन दोनों के कैरिंग अमाउंट के हिसाब से एलोकेट कर देंगे, एक तरीका ये है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। CK Limited prepare the financial statement under Ind AS for the quarter and the year ended 30th June X1. During the 3 month ended 30th June X1, the following event occurred. On 1st April X1, the company has decided to sell one of its division as a going concern following a recent change in its geographical focus. देखिए 1 अप्रैल X1 को कंपनी ने क्या किया, डिसाइड किया अपनी एक यूनिट बेचने का, ठीक है, मतलब हेल्थ फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया एक तरीके से एज गोइंग कंसर्न फॉलोइंग रिसेंट चेंज इन ज्योग्राफिकल फोकस। अब यहाँ पे उसने अपनी एक डिवीजन बेची है, बेचने का डिसाइड किया, तो एक तो ये डिस्पोजल ग्रुप हो गया, और हमें देखना पड़ेगा कि आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है या नहीं है, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो ये देखना पड़ेगा कि ये आपका मीन्स टू आइडेंटिफाई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है या नहीं, ये देखना पड़ेगा कि सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है या नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The proposed sale would involve the buyer acquiring the non-monetary asset, ठीक है, including goodwill of the division, with the company collecting any outstanding trade receivable relating to the division and settling any current liability, ठीक है जी। जो प्रपोज सेल है उसमें क्या होगा, नॉन मॉनेटरी एसेट इंक्लूडिंग गुडविल को हम लोग सेल कर देंगे, और जो कंपनी के ट्रेड रिसेल उसे कलेक्ट कर लेंगे और फिर लायबिलिटी को सेटल कर देंगे। 1 अप्रैल X1 द कंपनी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ऑफ द डिवीजन वर एज फॉलोज। ये आपका 1 अप्रैल X1 को कैरिंग अमाउंट दे दिया, गुडविल का, पीपी का, इन्वेंट्री का, ठीक। एवरेज रिमेनिंग एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ 2 ईयर। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अब हमने इसे क्लासीफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल एज ए डिस्पोजल ग्रुप, तो हम यहाँ पे
डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दें, ठीक। From 1st April X1, the company has started to actively market the division and has received number of serious inquiry. On 1st April X1, the director estimate that they would receive 32 lakh from the sale of the division. Since 1st April X1, the market condition has improved and as on 1st August X1, the company received and acceptance firm offer to purchase the division 33 lakh. एक बार देखिए, पहले 1st अप्रैल की बात कर लेते हैं। 1st अप्रैल को कैरिंग अमाउंट कितना रहा अपना सर? 60,000 प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख, 30 लाख 60,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने से? 32 लाख से। तो देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, ठीक। हम यहाँ पे कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा है, ठीक। 1 अगस्त को कंपनी ने एक ऑफर रिसीव किया और एक्सेप्ट किया 33 लाख में। सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन 30th सितंबर और 33 लाख कैन बी एज्यूम टू बी रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिवीजन एज ऑन 30th जून X1। वो ये कह रहा है कि 30th सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा ये, और हमने एस्टिमेट लगाया कि 30th जून को 33 लाख की आपका फेयर वैल्यू रहेगी, ठीक। तो इस डेट पे फिर हमें कैरिंग अमाउंट देखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st अप्रैल टू 30 जून, इन्वेंट्री ऑफ द डिवीजन कॉस्टिंग 8 लाख वर सोल्ड फॉर 12 लाख। अच्छा, जो डिवीजन के पास इन्वेंट्री थी 10 लाख, इसमें से 8 लाख की इन्वेंट्री हमने क्या किया? 12 लाख पे बेच दी। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। Sell one of its division as a going concern following the recent change in the geographical focus। इसका मतलब हमने एक अपनी यूनिट बेच दी, डिवीजन बेच दी, तो ये सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, तो उसके हम क्या करेंगे? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान के चलेंगे। अगर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो उसके हम क्या करेंगे? फिर आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से जो प्रॉफिट और लॉस है उसे एक सिंगल लाइन ऑफ आइटम में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेल परचेज ना दिखा के, सेल मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ कंपैरिजन ना करके, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से 4 लाख का प्रॉफिट हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो अर्निंग पर शेयर है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक। एट 30th जून X1 द टोटल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द डिवीजन वाज 9 लाख। इसका मतलब क्या है कि डिवीजन में अभी हमने कुछ इन्वेंट्री और परचेज कर ली, 9 लाख की अपने पास क्या है? इन्वेंट्री होगी। ऑल ऑफ दीज इन्वेंट्री हैव एन एस्टिमेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज इन एक्सेस ऑफ देयर कॉस्ट। अब देखिए 30 जून को अगर हम बात करें तो कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा? पीपी का कैरिंग अमाउंट सेम रहेगा, गुडविल का कैरिंग अमाउंट सेम रहेगा, और इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट अपने पास कितने से आ जाएगा? 9 लाख से। 9 लाख है ना जी सर। तो ये 2960 से अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे फेयर वैल्यू कितने से? 33 लाख से। क्या रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा? नहीं, क्योंकि कोई इंपेयरमेंट लॉस हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखा, ठीक। तो अपनी एसेट कंटिन्यू कैरिंग अमाउंट के हिसाब से आ जाएंगी, जो ये अमाउंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा क्योंकि हमने अर्लियर डेट पे कोई इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं कर रखा। सजेस्ट हाउ द प्रपोज सेल ऑफ द डिवीजन विल बी रिपोर्टेड इन द इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्वार्टर एंडर गिविंग रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन। सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आइए मैं एक बार आपको टिक करा देता हूँ। ये देखिए 20 लाख रहेगा, इन्वेंट्री 9 लाख से आएगी 30 जून को, और आपका डिवीजन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, हम सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे, ठीक है। P&L में एक सिंगल अमाउंट दिखाएंगे, अर्निंग पर शेयर अलग से डिस्क्लोज करेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट, ये कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, ठीक। और आपका कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, असेट को हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे। सारी बातें अपनी होगी हैं, ठीक जी सर। आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों पे। Identify which of the following is a disposal group as at 31st March X1. On 21st March X1, XYZ announced the board intention to sell its share in a subsidiary company, ठीक है। Alpha contingent upon the approval of the alpha shareholder, लेकिन उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अल्फा के शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक। इट सीम अनलाइकली दैट अप्रूवल विल बी ग्रांटेड इन द नियर फ्यूचर एंड नो स्पेसिफिक पोटेंशियल बायर हैज बीन आइडेंटिफाई। तो सर अभी ये हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं करेंगे क्योंकि इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, और आपका हाई सेल मस्ट बी हाई प्रोबेबल वो भी नहीं है, ठीक। ये देखिए, इन टेकिंग दिस फैक्ट इनटू कंसीडरेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ वेदर द सेल इज हाईली प्रोबेबल, इट इज क्लियरली नॉट हाईली प्रोबेबल, तो इसे हम हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं करेंगे। सेकंड, PQR has entered into a contract to sell the entire delivery fleet of vehicle operated from its warehouse to a competitor ABC on 14th March. The set will be transferred on 28th April, from which date the group will outsource its delivery activity to another company. यहाँ पे देखिए
हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर लिया है, इसका मतलब क्या, हाई प्रोबेबिलिटी है और अवेलेबल फॉर सेल होगा, तो हमने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर लिया है, तो ये अपना हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक, डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल, सेल मस्ट भी आपका हाईली प्रोबेबल है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंटर कर लिया है, तो हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन 16 जनवरी X1, DEF management and shareholder approve a plan to sell its retail business in Mumbai, and a consultant is hired to manage the sale. As at 31st March X1, agreement had been signed, although due diligence and the negotiation of the final terms are still in process. देखिए 16 जनवरी को DEF के मैनेजमेंट ने और शेयर होल्डर ने क्या किया, एक प्लान को अप्रूव कर दिया, ठीक है, और कंसल्टेंट हायर कर लिया। 31 मार्च को एग्रीमेंट साइन हो गया, ड्यू डिलिजेंस और आपका नेगोशिएशन ऑफ फाइनल टर्म्स आर स्टिल इन प्रोसेस। इसका मतलब क्या कि प्राइस डिसाइड नहीं हो पाया, तो प्राइस तो बाद में डिसाइड होता है, क्योंकि देखिए ना, हेल्ड फॉर सेल में क्या कंडीशन चाहिए होती है, एक प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल फॉर सेल हो, और सेकंड सेल मस्ट भी हाईली प्रोबेबल, दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो रही है। ट्रांजेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन अप्रैल X1, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर देंगे। हाँ, अगर मान लो अप्रूवल डेट से पहले कोई कॉन्ट्री कंडीशन आती है तो भी हम हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई रखेंगे, लेकिन अगले साल से फिर नॉट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसे नॉन एडजस्टेबल इवेंट मान के चलते हैं। तो रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से ये क्या है, आपका रिपोर्टिंग डेट पे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में अवेलेबल फॉर सेल है इमीडिएटली, और सेकंड आपका सेल मस्ट भी हाईली प्रोबेबल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। X Limited acquire B Limited exclusively with a view to sale, and it meet the criteria to be classified as discontinued operation as per आपका Ind AS 105। देखिए, अगर एक एंटिटी सब्सिडरी को एक्वायर करती है हेल्ड फॉर सेल पर्पज के लिए, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासीफाई हो गया, मतलब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासीफाई करते हैं, वो क्लासीफाई हो गया, ठीक है। हम उसे इनिशियली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे मेजर करते हैं, सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे मेजर करते हैं, ठीक है। जितनी भी उसके अंदर असेट और लाइबिलिटी है, हम उसे एक सिंगल लाइन आइटम में दिखाते हैं, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक, मीन्स कंसोलिडेशन होता है, लेकिन हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल हम उसे दिखाते हैं, ठीक। फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट बी लिमिटेड। फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल असेट एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटी ऑन एक्विजिशन आपका 360 है। कॉस्ट टू सेल एज ऑन द एक्विजिशन डेट एंड रिपोर्टिंग डेट आपको कितने से 10, ध्यान रखना एक्विजिशन डेट पे भी और रिपोर्टिंग डेट पे भी। फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी ऑन एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग डेट 80 है। फेयर वैल्यू टोटल असेट एक्सक्लूडिंग लाइबिलिटी ऑन रिपोर्टिंग डेट 340 है। तो अगर हम असेट की बात करें तो 350, लाइबिलिटी 80, अपना 270 आ गया। और अगर हम अलग अलग आएगा आपका 350 और 70, ठीक है, 350 और 80, कम नेट अमाउंट आपको 270 आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो असेट कितने से हैं, 340 माइनस 10, 330 से माइनस 80, 250, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 का आपका लॉस आ जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से सेपरेट लाइन ऑफ आइटम दिखाएंगे कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक। हाउ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पर्टेनिंग टू बी लिमिटेड शुड बी मेजर्ड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन एक्विजिशन डेट एंड रिपोर्टिंग डेट। ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक सेकंड, इसका सॉल्यूशन ये रहा। ये देखिए, असेट 350 से, लाइबिलिटी 80 से, रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिक्वेंटली 330 और 80, और हम असेट को सेपरेट लाइन ऑफ आइटम में दिखाएंगे और लाइबिलिटी को सेपरेट लाइन ऑफ आइटम में दिखाएंगे, मतलब आपका नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल के नाम से, और नॉन करंट आपका मतलब जो लाइबिलिटी है इन एसोसिएट विद नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल के नाम से हम अलग से दिखाते हैं लाइबिलिटी के अंदर, ठीक। जैसे अगर मैं असेट की बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट असेट, करंट असेट, फिर नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, ठीक। ऐसे लाइबिलिटी की बात करें, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी एसोसिएट विद दी नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। Company A has financial year ending 31st March X0. On 1st June X0, the company has classified its division B as held for sale in accordance with Ind AS 105। ठीक है जी, जो कंपनी है फाइनेंशियल ईयर उसका 31 मार्च X0 है। 1 जून को कंपनी ने डिवीजन बी को क्लासीफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल 105 के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर विच द कंपनी हैज अडॉप्टेड कॉस्ट मॉडल शैल बी मेजर्ड इमीडिएटली बिफोर द क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल ऑन 1 जून। तो हम लोग क्या करेंगे,
31 मई तक का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इंड एस 16 के अकॉर्डिंग उसका कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये देखिए इंड एस 16 के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 31 मई X0 तक डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इंड एस 105 ये कहता है कि अगर मान लो जो सेल है वो बियॉन्ड 1 ईयर जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो कोस्ट टू सेल है ना उससे आप प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मतलब आप उसे प्रेजेंट वैल्यू पे कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो फेयर वैल्यू अपनी 100 है और एक्सपेक्टेड कोस्ट टू सेल अपनी 5 है और ये 1 ईयर के बियॉन्ड जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट वैल्यू पे फिर अपना कंसीडर करेंगे। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से इसे माइनस कर देंगे और जो भी आपका चेंज आएगा फिर टाइम की वजह से, ठीक है, जैसे अब मान लो आपका उसके बाद पहले 2 साल की एक्सपेक्टेड थी, अब 1.5 ईयर के बाद, मतलब हम अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो फिर जो भी आपका टाइम वैल्यू का फैक्टर आएगा उसे हम क्या करेंगे, एज ए फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर करेंगे। ठीक, कंपनी एक्स हैज आइडेंटिफाइड वन ऑफ इट्स डिवीजन डिस्पोजल ग्रुप टू बी सोल्ड टू ए प्रोस्पेक्टिव बायर एंड द बोर्ड हैज अप्रूव्ड द प्लान टू सेल द डिवीजन ऑन 30th September X1. The sale is expected to complete after 1 year, but it still qualify to be held for sale under Appendix B of Ind AS 105. क्योंकि अगर 1 साल से बियॉन्ड जाते हैं ना, सर्कमस्टांसेस अगर अपने से बाहर होते हैं, ठीक है, तो उसके समय उसे हेल्ड फॉर सेल ही कंटिन्यू रखते हैं। Cost to sell the division is estimated to be 10 crore to be incurred in March X3. अब यहाँ पे देखिए 1.5 साल के बाद है। The fair value of the division 400 crore on 30th September X1 and 31st March X2 को दोनों डेट पे आपका फेयर वैल्यू दे रखी है, कैरिंग वैल्यू 500 है। हाउ सेल सच ए डिवीजन बी मेजर अंडर इंड एस 105 ऑन द फॉलोइंग रिपोर्टिंग डेट। 30th September को हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का कंपेरिजन करेंगे और फेयर वैल्यू में से क्या करेंगे, कोस्ट टू सेल माइनस करेंगे, मतलब कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कोस्ट टू सेल। ठीक, अब कोस्ट टू सेल कितने से 10 करोड़ से, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30th September को अपने पास 1.5 ईयर है, तो ये डिस्काउंट फैक्टर हम यूज कर लेंगे। ये देखिए, और 31 मार्च को जो डिस्काउंट फैक्टर हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, और जो डिफरेंस आएगा दोनों का इसे हम एज ए फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर करेंगे, दैट इज आपका 0.42 आ गया। चलें जी सर, इसी के साथ इंड AS 105 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।